दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज इस वीडियो में हम लोग नवीन सर की जो जीएस सुधा बुक है उससे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने जो यूनेस्को में 43 धरोहर शामिल है उसका रिवीजन कर चुके हैं। और आज के सेकेंड पार्ट में हम लोग जो यूनेस्को में अमूर्त विरासत धरोहर स्थल है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहले अमूर्त विरासत धरोहर स्थल की बात करते हैं। तो अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है जो कला, क्रिया या किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है। और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में कुल 15 अमूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं। और वहीं पे भारतीय यूनेस्को स्थल की बात करते हैं तो यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और वहीं पे यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और भारत 4 नवंबर 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना है। और वर्ष 1900 यहाँ पे मिसप्रिंट है 1972 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित किया जिसमें यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस कन्वेंशन को 14 नवंबर 1977 को स्वीकार किया। और वहीं पर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस आयोजन के दौरान यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वां सत्र का आयोजन जुलाई 2025 में इसके मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। और वहीं पर सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला देश इटली है। इसकी टोटल 60 शामिल है और उसके बाद चीन है, इसकी 59 शामिल है। और वहीं पर सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर तो कॉर्डोबा है जो कि स्पेन में पड़ता है। और भारत यूनेस्को स्थल की सूची के आधार पर 6ठे स्थान पर है। और भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं जिसमें 35 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर स्थल भी हैं। और वहीं पर भारत का नवीनतम धरोहर स्थल असम का मोइदम है जो कि अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है। और वहीं पर भारत में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल महाराष्ट्र में टोटल 6 स्थल हैं और 6 स्थल और 5 स्थल एक संयुक्त रूप से हैं। टोटल 6 स्थल है जिसमें से 5 स्थल है और एक जो स्थल है वो संयुक्त रूप से है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में जो 15 अमूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं उसके हम लोग देखने वाले हैं। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में पहला वैदिक जप की परंपरा यह 2008 में शामिल हुआ था। इसकी विशेषताएं यहाँ पे दिया हुआ है। वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है और वेदों को हिंदी धर्म का पवित्र आधार माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वहीं पे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जो कि पवित्र मंत्र, सूक्त और भजनों का संग्रह है। और सामवेद में गीतों की संगीतमय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और वहीं पे यजुर्वेद में यज्ञों की विधि, पुरोहित प्रार्थनाओं, बलिदान और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद में सामाजिक, चिकित्सा और वैज्ञानिक ज्ञान का वर्णन किया गया है। फिर रामलीला रामायण का प्रदर्शन यह 2008 में यह भी शामिल हुआ। इसमें यह त्यौहार दशहरा उत्सव के दौरान उत्तर भारत में मनाया जाता है। और यह रामायण की कहानियों को दर्शाता है जिसमें राम की जन्म, वनवास, सीताहरण, रावण से युद्ध और राम राज्य की स्थापना शामिल है। और रामलीला की कहानी को गीत, संवाद, नृत्य और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह कहानी तुलसीदास के रामचरित पर आधारित है। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पर कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008 में भी यह भी शामिल हुआ। केरल राज्य की सबसे पुरानी नाट्य परंपरा है। यह चकराया और नम्पियारा समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। और यह प्राचीन रंगमंच का जीवित उदाहरण है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और वहीं पे फिर नेक्स्ट है रम्मान धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर, यह 2009 में शामिल हुआ। यह उत्तराखंड के चमेली जिले के सलूर डुगारा गांव में हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। और यह त्यौहार स्थानीय देवता भूमियाल देवता के सम्मान में मनाया जाता है। और इस उत्सव में 18 लोग भाग लेते हैं जो कि 18 मुखौटे पहनकर 18 पात्रों की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है कि मुदियट्टम अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य, यह 2010 में शामिल हुआ। यह केरल राज्य में देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथा पर आधारित है। यह एक सामुदायिक अनुष्ठान है जिसमें पूरा गांव भाग लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि
कालबेलिया लोक नृत्य यह 2010 में शामिल हुआ। यह राजस्थान राज्य के कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में पुरुष खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं तथा महिलाएं घेरदार काले घाघरे में गोल गोल घूमती हैं और सर्प की नकल करती हैं। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र सांपों को पारंपरिक रूप से पकड़ने के लिए बजाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट छऊ नृत्य, यह भी 2010 में शामिल हुआ। यह इसकी विशेषता है यह एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य जो मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। इस नृत्य में रामायण और महाभारत महाकाव्यों के प्रकरण और अमूर्त विषयों का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक रंगीन मुखौटे पहनता है जो विभिन्न पात्रों और देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विशेष रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है और यह नृत्य शैली सरायकेला छऊ झारखंड में सरायकेला छऊ कहते हैं और मयूरभंज छऊ उड़ीसा में और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लद्दाख का बौद्ध जप, यह लद्दाख का बौद्ध जप जो यह 2012 में शामिल हुआ। यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध है जो पवित्र ग्रंथों का जप करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं और दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस बौद्ध जप का उद्देश्य बुद्ध की आत्मा दर्शन और शिक्षाओं को याद दिलाना, देवताओं का आह्वान करना और मन को शांति प्रदान करना है। उसके बाद नेक्स्ट है संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल तथा मणिपुरी का नृत्य, तो यह 2013 में शामिल हुआ। एक कलात्मक अभिव्यक्ति जो वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित है। यह नृत्य भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है जंडियाला गुरु के ठठेरे, यह पंजाब का है और ये 2014 में शामिल हुआ। जंजियाला गुरु के ठठेरे का प्रमुख शिल्प कार्य पंजाब में पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक तकनीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि योग जो है ये 2016 में शामिल हुआ था। योग आध्यात्मिक शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट है नवरोज उत्सव, यह 2016 में शुरू हुआ था। यह उत्सव पारसी लोगों का नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। यह उत्सव वसंत विषुव पर मनाया जाता है जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है और दिन और रात की लंबाई 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है। उस दिन यह मनाया था और यह उत्सव नई शुरुआत, नई आशा और प्राकृतिक प्रेम का प्रतीक है और भारत में नवरोज उत्सव की शुरुआत गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के 13वीं शताब्दी में की थी। फिर नेक्स्ट है कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ। कुंभ मेले की शुरुआत वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने की थी और यह एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक मेला है जो 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन मध्य प्रदेश में और नासिक महाराष्ट्र में। प्रयागराज में कुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेला गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है और वहीं उज्जैन में कुंभ मेला शिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता है और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 साल में, कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल में तथा महाकुंभ मेला प्रत्येक 144 साल में आयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल की, यह 2021 में शामिल हुआ था। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में यह एक भव्य उत्सव जो हिंदू देवी माँ दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है और यह सितंबर अक्टूबर में मनाया जाने वाला 10 दिन का त्यौहार है जिसमें आखिरी 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और नवमी के दिन अविवाहित कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप मानकर पूजा किया जाता है तथा उत्सव के अंतिम दिन देवी की मूर्ति को नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। उसके बाद जो कि नवीनतम है गुजरात का गरबा नृत्य 2023 में शामिल हुआ था। यह नवीनतम है। यह नृत्य दिसंबर अक्टूबर में मनाए जाने वाला 9 दिनों का त्यौहार है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और इस नृत्य में डांडिया लकड़ी की छोटी छड़ी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है और पारंपरिक रूप से गरबा एक मिट्टी के बर्तन के चारों ओर खेला जाता है जिसके किनारों पर छेद होते हैं। हम लोगों का जो अमूर्त धरोहर का टॉपिक था ये हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसके बाद आप लोगों को इस बुक में से कौन से टॉपिक का रिवीजन की वीडियो चाहिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में उसमें हम लोग उस टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।